नमस्कार। आप सभी का स्वागत है लक्ष्य आईएएस में। मैं संदीप त्रिपाठी। आपकी आज की ये ज्योग्राफी की क्लास है। हम लोगों ने इसके पहले कई सारी क्लासेस की हैं जिसमें पृथ्वी का एक बेसिक ओवरव्यू लिया है ना। पृथ्वी के का परिचय लिया है, मापन देखा है, पृथ्वी की गतियाँ देखी हैं, है ना, पृथ्वी के आकार एवं आकृति की चर्चा की है। आज एक नया टॉपिक शुरू करेंगे हम, लिथोस्फीयर यानी कि स्थल मंडल, है ना। पृथ्वी की सतह की संरचना को समझने का प्रयास करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि पृथ्वी पर जो भौगोलिक गतिविधियां होती हैं, ठीक है। जैसे आप इमेजिन करिए कि आप जब पृथ्वी की सतह पर नज़र डालते हैं तो पाते हैं कि पृथ्वी की सतह जो है वो नीरस नहीं है। विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां जो है हमें पृथ्वी की सतह पर दिखाई देती हैं। जैसे पर्वत दिखाई देते हैं, या शुरुआत से शुरू करें तो जो प्रथम श्रेणी के स्थलाकृतियाँ हैं जैसे कि महाद्वीप दिखाई देते हैं, है ना, महासागर दिखाई देते हैं। इसके अलावा द्वितीय श्रेणी की स्थलाकृतियां हैं, है ना, जैसे कि पर्वत हैं, बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जैसे कि बहुत ऊंचे और बहुत ही बड़े पर्वत श्रृंखलाओं में हिमालय हैं, एंडीज़ हैं, रॉकीज़ हैं, है ना, एटलस माउंटेन्स हैं, एटलस पर्वत हैं अफ्रीका के। इसके अलावा आप देखते हैं कि कुछ बहुत ही ऊंचे पठारों की श्रृंखलाएं हैं या पठार हैं, जैसे कि तिब्बत का पठार है, या जिसे हम संसार की छत कहते हैं जैसे कि पामीर का पठार है ना। या कुछ छोटी भी स्थलाकृतियाँ दिखाई देती हैं, जैसे कहीं पे कोई सिंगल या कहीं पे एक एकांत में पड़ा हुआ पर्वत है जो कि किसी वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से या ज्वालामुखी उद्गार की वजह से उत्पन्न हुआ है ना। तो ढेरों स्थलाकृतियाँ जो हैं हमारी पृथ्वी की सतह पर दिखाई देती हैं। इन सब के बनने के पीछे कोई प्रक्रिया हुई होगी, है ना, किसी कारणवश बने होंगे, ठीक है। और जैसे धीरे धीरे ये समाप्त होते हैं, जैसे आप देखेंगे कि आज के कई जगहों के मैदान जो हैं वो किसी न किसी पर्वत से काट कर छांट कर लाई गई मिट्टी के जमने से, उसके निक्षेप से बने हैं, ठीक है। तो एक तरफ जो है पृथ्वी पर लगातार स्थलाकृतियों का निर्माण भी हो रहा है और दूसरी तरफ जो है पृथ्वी पर लगातार इन स्थलाकृतियों का विध्वंस भी हो रहा है। तो ये चक्र जो है आज से नहीं, हमेशा से चलता आ रहा है ना, कि पृथ्वी जो है लगातार परिवर्तन के दौर से गुजर रही है, लगातार परिवर्तन से गुजर रही है। यानी हमारी पृथ्वी की जो सतह है ये लगातार बदली है, आज भी बदल रही है। और आज से अगर हम 2-4 मिलियन ईयर्स बाद, 2-4 है ना, लाख 10 लाख साल बाद देखेंगे तो इस पर ढेरों बदलाव दिखाई देंगे आपको, ठीक है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये बदलाव कैसे होता है भाई, है ना, ये बदलाव कैसे हो रहे हैं। तो इस बदलाव के पीछे दो प्रमुख कारण हैं। कुछ बल हैं, है ना, जो पृथ्वी के अंदर से लगते हैं और कुछ बल हैं जो पृथ्वी की सतह पर कार्य करते हैं, बाहर से उत्पन्न होते हैं। इन बलों को हम अंतर्जात और बहिर्जात बल कहते हैं। इस टॉपिक पर भी हम आगे की क्लासेस में आएंगे, है ना। इन बलों का भी एक विस्तृत अध्ययन करेंगे कि ये बल उत्पन्न कैसे होते हैं और इन बलों का प्रभाव क्या पड़ता है, इन फोर्सेस का प्रभाव क्या पड़ता है हमारी धरती की सरफेस पे, ठीक है। तो ये तो बाद का टॉपिक होगा हमारा। लेकिन आप अगर जरा सा ध्यान दें तो ये समझ सकते हैं कि इस प्रकार के बल या जो भी जिनको हम अंतर्जात बल कह रहे हैं ये कहीं ना कहीं पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न होते हैं, इसलिए इंडोजेनेटिक कह रहे हैं, इंडोजेनिक कह रहे हैं, ठीक है। चूंकि पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न हो रहे हैं और इन बलों का एक प्रमुख कार्य है पृथ्वी पर नई स्थलाकृतियों का निर्माण करना, कंस्ट्रक्शन करना। आज के समय में जो महाद्वीप, महासागर, पर्वत, पठार हम देखते हैं, इन सब की उत्पत्ति जो है इन्हीं प्रकार के बलों से हुई है। तो कहीं ना कहीं पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन इस लिहाज से कि सतह पर पाई जाने वाली स्थलाकृतियां अंदर चल रही गतिविधियों का परिणाम है, इस लिहाज से पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझना आवश्यक हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, दो शब्द आपके यहाँ टॉपिक पे लिख रखे हैं हमने कि एक है लिथोस्फीयर और दूसरा है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। जैसे जैसे ये क्लास आगे बढ़ेगी इन दोनों शब्दों को हम प्रॉपर समझ जाएंगे। लिथोस्फीयर क्या होता है, स्थलमंडल किसको कहते हैं, है ना। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। देखिए, जब हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात करते हैं तो सबसे पहले तो पृथ्वी को एक बार समझ लें भाई। आप ऐसे समझिए कि जब हम पृथ्वी की बात करते हैं तो पृथ्वी का एक ओवरव्यू अगर लेते हैं, है ना, तो आप पाएंगे कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी का शुरुआती क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था कि पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी का जो औसत रेडियस निकल के आता है ना, औसत जो त्रिज्या है हमारी धरती की,
ये सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि इन चीज़ों का ध्यान रहे, जैसे जैसे हम क्लास में आगे बढ़ें वैसे वैसे इन चीज़ों का की आवश्यकता पड़ेगी, आपके दिमाग में रहना चाहिए कि हमारी पृथ्वी की औसत त्रिज्या कितनी है, तो 6371 किलोमीटर। ठीक है, औसत कह रहा हूँ मैं। औसत कहने का अर्थ हुआ कि हमारी धरती का जो रेडियस है, जो त्रिज्या है, ये हर जगह बराबर नहीं है। पोलर रेडियस अलग है, इक्वेटोरियल रेडियस जो है वो अलग है, यानी कि भूमध्य रेखीय त्रिज्या अलग है और ध्रुवीय त्रिज्या अलग है। औसत त्रिज्या हम कह रहे हैं कि 6371 किलोमीटर है। और हमारी धरती का सरकमफ्रेंस भी हमने शुरुआती क्लासेस में पढ़ा था कि ये जो पोलर रेडियस है ये 40,008 किलोमीटर है, और ये जो इक्वेटोरियल रेडियस है इसकी परिधि है ना, इक्वेटोरियल सरकमफ्रेंस यानी कि धरती की भूमध्य रेखीय जो परिधि है इसकी लंबाई जो है 40,075 किलोमीटर के आसपास होती है। ठीक, तो ये कुछ एक बेसिक फैक्ट्स हैं, है ना, इनको आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए जब हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने का प्रयास करेंगे तो सबसे पहला सवाल तो ये उत्पन्न होगा कि जो कुछ भी हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानते हैं वो हम कैसे जानते हैं, है ना, हमें कैसे पता है कि हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। ठीक है, पहला सवाल ये है कि कैसे जानते हैं हम हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना को, तो उससे जुड़ा हुआ एक शब्द आएगा जो आपको समझना है कि सबसे पहले तो आपको यह जानना है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त करने के सोर्सेस क्या है, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, जानकारी के स्रोत क्या है। जानकारी के स्रोत क्या है। ठीक, अब देखिए हम पृथ्वी की सतह पर विभिन्न गतिविधियां देखते हैं, जैसे कि हम पृथ्वी की सतह पर जिन चट्टानों को देखते हैं इन चट्टानों के घनत्व का अंदाजा लगाते हैं, है ना। वहीं दूसरी तरफ जब पृथ्वी पर ज्वालामुखियां आती हैं तो इन ज्वालामुखियों से जो पदार्थ बाहर आता है ना, इरप्ट उद्गार से जो पदार्थ बाहर आता है, लावा, जब ये जमता है तो जो चट्टानें आती हैं उनके घनत्व का अंदाजा लगाते हैं। ठीक है, हम पृथ्वी की सैटेलाइट से इमेज लेते हैं, है ना, इसका मापन करते हैं, इसका मेजरमेंट करते हैं विभिन्न चीज़ों का। ठीक है, तो इन सब सोर्सेस से हमें पृथ्वी के बारे में एक बेसिक जानकारी मिलती है, हम पृथ्वी की संरचना का आकलन करते हैं। आप ऐसे समझिए कि जब एटमॉस्फेयर यानी कि वातावरण के अध्ययन की बात आती है तो वातावरण तो प्रत्यक्ष है भाई, प्रत्यक्ष है यानी हमारी आंखों के सामने है, हम इसको अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं, नाप सकते हैं ना, इसका अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात आती है तो यह हमारी आंखों के सामने नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं है, अप्रत्यक्ष है। भाई पृथ्वी के कोर तक पहुंचना आज तक इंसान के लिए संभव नहीं हो पाया है और आगे भी ऐसी सूरत दिखाई नहीं दे रही है कि हम पृथ्वी के कोर तक यानी पृथ्वी के अंतरतम भाग तक पहुंच सके। ठीक है, तो ऐसे में पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी ज्यादातर जो है अंदाजे हैं, किन्हीं स्रोतों के आधार पर लगाते हैं हम। कुछ स्रोत हैं जिनके आधार पर जो है हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं। इन स्रोतों को, इन सोर्सेस को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। ये सोर्स जो है, ये स्रोत 3 प्रकार के, जिनमें से पहले सोर्सेस को हम कहेंगे अप्राकृतिक स्रोत। अप्राकृतिक स्रोत, ठीक है, इंग्लिश में इनको आप कहोगे आर्टिफिशियल सोर्सेस। आर्टिफिशियल सोर्सेस, आर्टिफिशियल सोर्सेस कहने का अर्थ क्या हुआ कि ये ऐसे सोर्सेज हैं जो डायरेक्टली, है ना, प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी नहीं देते, लेकिन इनके अध्ययन से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर बाहर ऐसी स्थितियां हैं या ऐसी चीजें या ऐसे तथ्य हमें पता हैं तो इसके आधार पर हम धरती के अंदर क्या होगा इसकी थोड़े बहुत इसका आकलन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अप्राकृतिक स्रोतों में पहला एक स्रोत आएगा। पहला हम सबसे पहले डेंसिटी का अध्ययन कर सकते हैं। डेंसिटी कहने का अर्थ हुआ घनत्व का अध्ययन कर सकते हैं। देखिए, आपको जानकारी के लिए बता दें कि सैटेलाइटिक मेजरमेंट से यानी कि उपग्रहों के माध्यम से जो मापन होता है, इनके माध्यम से हमें पता है कि हमारी धरती का जो औसत घनत्व है वो 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। औसत घनत्व कितना है? 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। लेकिन जब हम पृथ्वी के ऊपरी सतह का घनत्व देखते हैं तो ये घनत्व जो है हम पाते हैं
कि लगभग 2.7 से लेके 3.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के बीच में निकलता है। ठीक है, 2.7 से लेके 3.0 ग्राम पर सेंटीमीटर के बीच में निकलता है। तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी की सतह का जो औसत घनत्व है यह जो है कम है, और पूरी पृथ्वी का औसत घनत्व जब हम देख रहे हैं तो यह अधिक है। इसका मतलब हम पृथ्वी के अंदर जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे घनत्व बढ़ रहा होगा, है ना। तभी तो औसत घनत्व भाई सरफेस से ज़्यादा है, कि पृथ्वी के अंदर जैसे जैसे हम अंदर की ओर जाएंगे वैसे वैसे पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले पदार्थों का घनत्व बढ़ रहा है। ठीक है, क्या कारण हो सकता है भाई इस घनत्व के बढ़ने का? कारण क्या हो सकता है? तो एक कारण जो है हम कह सकते हैं कि प्रेशर, है ना, दाब, यानी प्रेशर। देखिए, हम पृथ्वी के अंदर जैसे जैसे गहराई में जाएंगे, जैसे मान लीजिए कि अगर ये हमारी पृथ्वी का टुकड़ा है, तो जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं वैसे वैसे विद इंक्रीजिंग डेप्थ, है ना, जैसे जैसे गहराई बढ़ती है वैसे वैसे पृथ्वी के अंदर पाया जाने वाला जो दाब है ना, वो भी बढ़ता चला जाता है। और ऐसा भी हो सकता है कि जैसे जैसे दबाव बढ़ता है वैसे वैसे पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले पदार्थों का घनत्व भी बढ़ता जा रहा हो, है कि नहीं। यानी जब प्रेशर बढ़ेगा तो जो अंदर पाए जाने वाले मटेरियल्स हैं उनका घनत्व क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। किस वजह से बढ़ेगा? तो संपीड़न की वजह से बढ़ेगा, संपीड़न के कारण बढ़ेगा, कंप्रेशन के कारण बढ़ेगा, है ना, ऐसा हो सकता है। लेकिन हम मानते हैं या हमें ये जानकारी है कि धरती के कोर में, धरती का जो कोर है, क्रोड है, या अभी के लिए हम कह लें कि जो सबसे अंतरतम भाग है, अंतरतम मतलब जो सबसे अंदर का भाग है, ये शब्दावली अभी आएंगे ना, ये शब्द हम आगे देखेंगे। तो पृथ्वी का जो सबसे अंतरतम भाग है, हमें जानकारी है कि यहाँ का औसत घनत्व जो है लगभग 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, 11 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ एक सवाल और उठता है कि जैसे मान लीजिए कि किसी भी चट्टान को या किसी भी मेटल को या किसी भी पदार्थ को हम दबाएं, है ना, प्रेस करें, प्रेशर डालें उस पर, तो प्रेशर की वजह से, ठीक है, घनत्व बढ़ेगा। लेकिन प्रेशर की वजह से ये जो घनत्व बढ़ रहा है इसकी भी एक सीमा होगी, इसकी भी एक लिमिट होगी। क्या ये अनलिमिटेड रूप से ये घनत्व बढ़ सकता है प्रेशर बढ़ाने से? ऐसा नहीं है ना। हम तथ्य के तौर पर जानते हैं एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कि चाहे जितना भी प्रेशर बढ़ा लें, एक क्रिटिकल लिमिट, है ना, एक अंतिम सीमा के आगे पदार्थों का घनत्व बढ़ नहीं सकता। तो इस आधार पर हम ये भी निष्कर्ष निकालते हैं कि धरती के अंदर हम जैसे जैसे जाते हैं वैसे वैसे गहराई बढ़ने के साथ साथ प्रेशर तो बढ़ता है, और जब प्रेशर बढ़ता है तो प्रेशर के साथ साथ घनत्व भी बढ़ता है। ठीक है, प्रेशर के साथ साथ घनत्व भी बढ़ता है, लेकिन इस घनत्व के बढ़ने का एकमात्र कारण जो है प्रेशर नहीं हो सकता। समझ में आई चर्चा? देखिए, हम कह रहे हैं कि इनडायरेक्ट सोर्सेज हैं हमारे पास, है ना, जिससे हम ये सारी जो चर्चा कर रहे हैं इससे धरती की आंतरिक संरचना का आकलन कर सकते हैं, हम अंदाजा लगा सकते हैं। पहला ये कि धरती के अंदर जाने पर घनत्व बढ़ता है। घनत्व बढ़ने का कारण क्या बताया जाता है भाई? कि दबाव बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, तो प्रेशर बढ़ने की वजह से घनत्व बढ़ रहा है। लेकिन घनत्व और प्रेशर के बीच का जो रिलेशन है कि प्रेशर बढ़ने के साथ घनत्व का बढ़ना, इसकी भी एक सीमा है, एक सीमा के आगे घनत्व नहीं बढ़ सकता। तो हम ये भी कह सकते हैं कि शायद अगर ये इतना अधिक घनत्व है पृथ्वी के केंद्र में, है ना, इतना अधिक घनत्व है, तो शायद ये इस वजह से भी हो सकता है कि यहाँ जो पदार्थ पाए जाते हैं, जो मटेरियल्स पाए जाते हैं, जो मैटर इस क्षेत्र में पाया जा रहा है ना, इस भाग में पाया जा रहा है, इस मैटर की इसका अपना प्राकृतिक घनत्व अधिक है, प्राकृतिक घनत्व अधिक होगा, है ना। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो पदार्थ, कोर में जो पदार्थ पाया जा रहा है वो पक्का बहुत भारी पदार्थ होंगे, है ना, हाई घनत्व वाले पदार्थ होंगे, है ना, अत्यधिक घनत्व वाले पदार्थ होंगे। और आज हम जानते हैं कि कौन से पदार्थ यहाँ पाए जा रहे हैं भाई? तो लोहा पाया जाता है ना, आयरन पाया जाता है, निकल पाया जाता है ना, और बहुत थोड़ी मात्रा में कोबाल्ट और मैंगनीज भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये एक चर्चा का पार्ट हुआ कि इनडायरेक्ट सोर्सेस। अच्छा, इनडायरेक्ट सोर्सेस में एक और चीज है चर्चा करने को, अभी इसको हम लोग कायदे से प्रॉपर देख लेंगे कि कैसे इसका हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, है ना। एक और सोर्स हो सकता है, होता है, जिसको हम कह रहे हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर यानी तापमान। ठीक है, देखिए
हमारे यहाँ आज से नहीं, लगभग 300 है ना 400 साल, या कह लें कि बहुत पुराने ज़माने से जो है, एंशियंट टाइम से, प्राचीन काल से ही हमने धातुओं का प्रयोग करना सीख लिया है। पहली धातु ऐसी कौन सी थी? तो कॉपर था, ठीक है, तांबा था। तांबे से हमने जो है कांस्य बनाया, पीतल बनाना सीखा, फिर लोहे की खोज हुई, है ना। तो ऐसे सभ्यता का विकास हुआ। तो हम शुरुआत से ही धातुओं का प्रयोग करते आ रहे हैं, और धातु जो है ये खदानों से मिलते हैं। तो माइनिंग जो है एक प्राइमरी एक्टिविटी है हमारी, जो हम शुरुआत से ही करते आ रहे हैं। अब दुनिया में कुछ खदानें बहुत ही गहरी हैं, ठीक है, कुछ खदानें जो हैं बहुत गहरी हैं दुनिया की, जैसे कि अफ्रीका में, है ना, ऐसी खदानें मिलेंगी आपको, ऑस्ट्रेलिया में ऐसी खदानें मिलेंगी। इन खदानों की गहराई कई बार 3 किलोमीटर से 4 किलोमीटर तक जा सकती है। तो जब लोग इन खदानों में उतरते हैं, है ना, तो जैसे जैसे हम धरती के अंदर प्रवेश करते हैं, हर 32 मीटर की बढ़ती हुई गहराई के साथ हम पाते हैं कि 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान बढ़ता है। यानी तापमान के बढ़ने की दर क्या होती है कि धरती के अंदर जब हम जाते हैं तो हर 32 मीटर की गहराई बढ़ने के साथ 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है, ठीक है। लेकिन क्या ये हमेशा इसी गति से बढ़ेगा? अगर हमेशा इसी गति से बढ़ेगा तो आपको पता है कि धरती की गहराई तो भाई 6371 किलोमीटर है ना, कि नहीं। और 100 मीटर पे अगर इस रेट से देखेंगे तो हर 100 मीटर पे आप देखेंगे कि लगभग 2 से 3 डिग्री सेल्सियस का तापमान बढ़ जाएगा भाई, हर 100 मीटर पे। और हर 1000 मीटर पे लगभग 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान बढ़ जाएगा, है ना। 1 किलोमीटर पे 30 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा। तो यानी 6371 गुणे 30 करना पड़ेगा आपको, समझ रहे हैं? 6000 गुणे 3 कितना हो जाएगा? 18000 हो जाएगा। और आगे फिर एक जीरो लगाएंगे आप, है ना, तो 1,80,000 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान चला जाएगा। लेकिन हम एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, है ना, अभी हम जानते हैं कि हमारी धरती का के अंदर का तापमान इतना अधिक नहीं है, ठीक है। इतना अधिक होता तो पूरी धरती पिघली हुई होती, इतना अधिक तापमान नहीं है। तो इसका क्या अर्थ हुआ भाई? इसका अर्थ ये हुआ कि पृथ्वी के अंदर जाने पर, है ना, पृथ्वी के अंदर जाने पर तापमान बढ़ता है, तापमान में वृद्धि होती है। लेकिन यह वृद्धि जो है एक समान नहीं है, एक समान नहीं है, ठीक है, यूनिफॉर्म नहीं है। यह वृद्धि जो है कुछ जगहों पे तेजी से बढ़ेगी, है ना, एक निश्चित गहराई तक यह वृद्धि की दर 32 मीटर पर सेकंड की रहेगी। लेकिन जैसे जैसे गहराई बढ़ेगी तापमान बढ़ने की दर भी जो है धीरे धीरे कम होती जाती है। ये जो है ये 32 मीटर वाली जो है, ये हम मानते हैं कि अप टू 8 किलोमीटर तक ये फॉलो होता है, कि लगभग 8 किलोमीटर की गहराई बढ़ने तक प्रति 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ एक सवाल और उठता है कि जब हम धरती के अंदर जा रहे हैं तो धरती के अंदर इतना हाई तापमान है ही क्यों, है ना, इतना उच्च तापमान हो ही क्यों रहा है? कारण क्या है धरती के अंदर जाने पे तापमान बढ़ने का, ठीक है। तो आप इसको ऐसे समझिएगा कि धरती के अंदर तापमान बढ़ने के 2 कारण हैं। धरती के अंदर तापमान के बढ़ने के 2 कारण हैं। एक कारण है कि धरती के अंदर रेडियो सक्रिय या रेडियो एक्टिव मिनरल्स का पाया जाना, धरती के अंदर रेडियो एक्टिव मिनरल्स का पाया जाना। और दूसरा एक कारण और होता है कि धरती की ग्रेविटी का थर्मल एनर्जी में कन्वर्जन, थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होना। थर्मल एनर्जी कहने का मतलब हुआ, थर्मल एनर्जी को हम कहेंगे तापीय ऊर्जा, है ना, कि जो गुरुत्वाकर्षण का बल है ना, ये तापीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। और पहला कारण क्या है भाई? तो रेडियो सक्रिय पदार्थों का पाया जाना। तो यानी धरती के अंदर का जो तापमान बढ़ रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है? तो प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव मिनरल्स। और दूसरा क्या है भाई? तो कन्वर्जन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इनटू थर्मल एनर्जी, ठीक है। अच्छा देखिए, अब एक चीज हम कह रहे हैं कि अच्छा, इसमें एक और इस चर्चा को थोड़ा सा डेप्थ में ले जाएं, हम ऐसे समझने का प्रयास करें। हम कह रहे हैं कि 32 मीटर की गहराई बढ़ने पर 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान बढ़ रहा है, यहाँ तक ठीक है।
और ये वृद्धि की दर जो है, रेट ऑफ इंक्रीज जो है, ये अप टू 8 किलोमीटर तक ही फॉलो हो रहा है। इसके बाद ये वृद्धि की दर जो है धीरे धीरे कम होती चली जाती है। ठीक है, क्योंकि इस स्पीड से जाएंगे तो 1,80,000 डिग्री सेल्सियस जाएंगे ना हम, उतना तो है नहीं। तो जैसे जैसे गहराई बढ़ रही है, तापमान वृद्धि की दर जो है कम होती जा रही है। और तापमान का कारण ये है रेडियो एक्टिव मिनरल्स, है ना, और कन्वर्जन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इनटू थर्मल एनर्जी। तो इसका मतलब ये हुआ, हम कह सकते हैं कि धरती के अंदर जो रेडियो एक्टिव मिनरल्स पाए जाते हैं वो कहीं ऊपर वाले ही हिस्से में हैं ज्यादातर, है कि नहीं। इस प्रकार के जो खनिज हैं, है ना, रेडियो सक्रिय पदार्थ हैं, ये ज्यादातर कहाँ हैं, तो पृथ्वी के ऊपरी पार्ट में ही, है ना, पृथ्वी के ऊपरी हिस्से में ही है। इसीलिए ऊपरी हिस्से में तापमान बढ़ने की दर अधिक है, जबकि जैसे जैसे गहराई बढ़ रही है तापमान बढ़ने की दर जो है कम होती जा रही है। ये चर्चा समझ में आई आपकी, है ना, कि जैसे जैसे हम अंदर जा रहे हैं वैसे वैसे तापमान बढ़ रहा है, लेकिन इस तापमान के बढ़ने की गति एक समान नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे इनडायरेक्ट सोर्सेज हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद एक दूसरे प्रकार के स्रोत हैं, जिसको हम कह रहे हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। विभिन्न भूगोलवेत्ताओं ने, है ना, या ज्योग्राफर्स ने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित ढेर सारे सिद्धांत दिए हैं ना, विभिन्न सिद्धांत दिए हैं, और इन सिद्धांतों के अपने आधार हैं, है ना, इनको जस्टिफाई करने के विभिन्न तरीके अपनाए हैं, विभिन्न फैक्ट्स और, है ना, तथ्यों को अपनाया गया है। हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि इन सिद्धांतों के अनुसार जो है, ये विद्वान क्या बताते हैं कि हमारी धरती का अंतरतम भाग, आंतरिक भाग कैसा होगा। ठीक है, तो इसको आप इंग्लिश में कहेंगे कि थियरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थ, पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं, जैसे कि एक थियरी है जिसको हम कहते हैं प्लैनेटेसिमल थियरी। किसने दी थी भाई इसको, तो टी.सी. चैम्बरलिन ने दी थी, वैज्ञानिक है टी.सी. चैम्बरलिन। ठीक है, ऐसे लिखेंगे इनको हम, चैम्बरलिन, और इसको हम हिंदी में कहते हैं ग्रहाणु संकल्पना। ग्रहाणु संकल्पना मोटा मोटा आपको समझा दें कि है क्या ये थियरी। तो ये थियरी ये कहती है कि एक तारे के प्रभाव से, एक तारे के ज्वारीय बल, है ना, टाइडल फोर्स के प्रभाव से हमारा जो पुराना सूरज था, आज वाला नहीं, जो पुराना सूरज था, उससे कुछ पदार्थ जो है एक दूसरे तारे के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसमें से निकल के बाहर आ गया। ये जो छोटे छोटे टुकड़े या पदार्थ जो हमारे पुराने सूरज से बाहर आ गए, उसी को हम ग्रहाणु कहते हैं, प्लैनेटेसिमल कहते हैं। धीरे धीरे इन्हीं ग्रहाणुओं के बीच में धीरे धीरे, है ना, ये धीरे धीरे एक दूसरे से संबद्ध होते गए, जुड़ते गए, एक्रेशन हुआ, एग्रीगेशन हुआ, और ये इकट्ठा होके इन्होंने जो है विभिन्न ग्रहों का रूप ले लिया, है ना, और आज हमारे सौर मंडल में जो ग्रह दिखाई देते हैं वो ऐसे ही बने हैं। ठीक है, ये टी.सी. चैम्बरलिन ने एक ग्रहाणु संकल्पना दी, और इन्होंने बताया कि इनके अनुसार हमारी पृथ्वी का जो कोर है, जो क्रोड है, या जो आंतरिक भाग है, वो कैसा होना चाहिए भाई, तो सॉलिड होना चाहिए, ठोस होना चाहिए। इस थियरी की माने तो हमारी धरती का आंतरिक भाग कैसा होना चाहिए, ठोस होना चाहिए, है ना, सॉलिड होना चाहिए। एक दूसरी थियरी है जिसको हम कह रहे हैं लाप्लास। लाप्लास एक वैज्ञानिक है, इन्होंने एक थियरी दी जिसको हम कहते हैं नेबुलर हाइपोथेसिस। नेबुलर हाइपोथेसिस, इसको हम हिंदी में निहारिका संकल्पना कहते हैं। तो लाप्लास की इस संकल्पना के अनुसार, है ना, निहारिका संकल्पना के अनुसार पृथ्वी का जो कोर है ना, क्रोड है, ठीक है, ये लिक्विड होना चाहिए, पिघली हुई अवस्था में होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे ही एक और वैज्ञानिक हैं जेम्स जीन्स। जेम्स जीन्स, इन्होंने एक थ्योरी दी पृथ्वी की उत्पत्ति की जिसको हम ज्वारीय संकल्पना कहते हैं। ज्वारीय संकल्पना कहते हैं या टाइडल हाइपोथेसिस कहते हैं। टाइडल हाइपोथेसिस। तो इनकी इस संकल्पना के अनुसार भी हमारी धरती का कोर कैसा होना चाहिए, क्रोड कैसा होना चाहिए, तो तरल अवस्था में होना चाहिए।
तो देखिए, इन विभिन्न थियरीज को, इन विभिन्न सिद्धांतों का अध्ययन करने के बाद हम किसी भी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाते। होता क्या है, केवल कंफ्यूजन क्रिएट होती है। यानी ये वैज्ञानिक, ये ज्योग्राफर भी सही तरीके से कि पृथ्वी का कोर, अंतरतम भाग कैसा होगा, ये प्रेडिक्ट करने में सफल नहीं हुए हैं। हमारे लिए पृथ्वी के आंतरिक भाग के अध्ययन का ये दूसरा सोर्स था। इसके अलावा देखें, एक तीसरे प्रकार के सोर्स हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है धरती के आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त करने में। इनको हम कहते हैं नेचुरल सोर्सेस। नेचुरल सोर्सेस, प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत, और इनमें दो इंपॉर्टेंट स्रोत हैं। एक है वॉल्केनो, वॉल्केनोज यानी ज्वालामुखियां, और दूसरा एक सोर्स है अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक्स यानी इसको आप कहेंगे भूकंप। ठीक, और भूकंप जब आते हैं तो इनसे कुछ खास तरंगें उत्पन्न होती हैं जो पूरी पृथ्वी के अंदर, है ना, ट्रेवल करती हैं, और इन भूकंपीय तरंगों के ही माध्यम से एक्चुअल में जो है हम धरती की आंतरिक संरचना का अध्ययन कर पाते हैं, उसका आकलन कर पाते हैं। तो भूकंप और भूकंपीय तरंगे, इनको आप इंग्लिश में कहते हैं सीस्मिक वेव्स। देखिए, अगर कहीं ज्वालामुखी आती है तो ज्वालामुखी उद्गार में जो लावा बाहर आएगा, है ना, इस लावा के रासायनिक संगठन की हम जानकारी ले सकते हैं भाई, कि किन रसायनों से बना है, केमिकल कंपोजिशन क्या है इसका, है ना। इससे धरती के अंतरतम भाग की जानकारी ले सकते हैं, आंतरिक संरचना की जानकारी ले सकते हैं कि भाई लावा में जो बाहर आया है वो धरती के अंदर का ही मटेरियल है, वही पदार्थ है। तो रासायनिक संगठन की जानकारी ले सकते हैं, तापमान का अंदाजा ले सकते हैं, क्योंकि लावा गर्म है ना, तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि धरती के अंदर का तापमान बहुत अधिक है। ठीक है, तो ये ज्वालामुखियों के माध्यम से हम इस प्रकार की जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। अर्थक्वेक्स से, है ना, क्या जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं हम। इससे पहले कि हम सीस्मिक वेव्स को पढ़ें, इस पूरी चर्चा को एक जगह बना लेते हैं। हमारा टॉपिक क्या था, सोर्सेस, है ना, ऑफ इंफॉर्मेशन। सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, जानकारी के स्रोत। ठीक है, किस चीज की जानकारी के स्रोत भाई, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी के स्रोत। और पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए जो जानकारियां हमें प्राप्त होती हैं, जो स्रोत हैं हमारे पास, इन स्रोतों को हम मुख्यतः तीन भागों में बांटते हैं। पहला भाग था हमारा अप्राकृतिक। अप्राकृतिक यानी आर्टिफिशियल। इन सोर्सेस को जो है हम दूसरे शब्दों में इनडायरेक्ट भी कह सकते हैं। इनडायरेक्ट मतलब कि ये प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले सोर्स नहीं है, अप्रत्यक्ष स्रोत हैं जिनके माध्यम से हम धरती की जानकारी ले सकते हैं, आंतरिक संरचना। इनमें कौन कौन से ऐसे स्रोत थे, तो जैसे धरती के अंदर डेंसिटी का बढ़ना और घटना, घनत्व का घटना और बढ़ना, है ना, इसके माध्यम से धरती की आंतरिक संरचना की जानकारी या आकलन, अंदाजा लगा सकते थे। दूसरा क्या था हमारा, तो प्रेशर, कि धरती के अंदर जाने पर प्रेशर, है ना, दाब की स्थितियों में जो परिवर्तन होता है उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं। तीसरा क्या था कि पृथ्वी के अंदर तापमान का घटना और बढ़ना, यानी तापमान के माध्यम से जो है हम पृथ्वी के आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त कर सकते थे, उसका अंदाजा लगा सकते थे। ठीक है, एक दूसरा सोर्स क्या था हमारा, ये तो पहला था। ठीक है, दूसरा सोर्स क्या देखा हम लोगों ने, तो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत यानी थियरीज रिलेटेड टू ओरिजिन ऑफ अर्थ, है ना, जिसमें हम लोगों ने कुछ एक बेसिक थियरीज देखी, जैसे कि प्लैनेटेसिमल थियरी थी, है ना, प्लैनेटेसिमल थियरी, जिसको हमने ग्रहाणु संकल्पना कहा। ठीक है, और क्या कहा हमने भाई, दूसरी एक थ्योरी थी जो ज्वारीय संकल्पना कहलाई। ज्वारीय संकल्पना, है ना, यानी टाइडल हाइपोथेसिस। ठीक है, एक तीसरी थ्योरी देखी थी हम लोगों ने, नेबुलर हाइपोथेसिस, यानी निहारिका सिद्धांत देखा था। ठीक है, तो इन थियरीज की चर्चा की हमने, है ना।
इसके अलावा तीसरा कौन सा सोर्स है भाई पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी लेने का? तो इन सोर्सेस को हम कहते हैं प्राकृतिक स्रोत, यानी प्राकृतिक स्रोत या नेचुरल सोर्सेस। इनको जो है हम डायरेक्ट सोर्सेस भी कहेंगे भाई। डायरेक्ट सोर्सेस कहने का मतलब कि ये वो स्रोत हैं जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ रहे हैं, है ना, और जिनसे हम प्रत्यक्षतः पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अंदाजा ले सकते हैं। इनमें हमने दो देखे थे, वॉल्केनोस ज्वालामुखी और दूसरा था हमारा अर्थक्वेक यानी भूकंप। ठीक है, भूकंप। ठीक, तो देखिए ये एक चार्ट बन गया हमारा कि हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी किन किन स्रोतों से प्राप्त करते हैं। प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त करते हैं, अप्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त करते हैं, है ना, और जो थियरीज हैं इससे रिलेटेड इनके माध्यम से हम प्राप्त करते हैं, है ना, ऐसी जानकारी। इतना क्लियर है? अब इसके बाद देखिए अर्थक्वेक पढ़ते हैं हम, है ना, और समझते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कैसे हम अर्थक्वेक के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, हेडिंग होगी आपकी अर्थक्वेक एंड सीस्मिक वेव्स। सीस्मिक वेव्स, भूकंप एवं भूकंपीय तरंगे। भूकंपीय तरंगे। ठीक है, देखिए अर्थक्वेक क्या होता है भाई, भूकंप क्या होता है? तो भूकंप कहने का अर्थ होता है कि पृथ्वी की सतह का हिलना, है ना। पृथ्वी की सतह पर जो भी चीजें हैं समस्थैतिक अवस्था में हैं, यानी कि पहाड़ हैं, पठार हैं, ये जो भी संरचनाएं पृथ्वी की सतह पर है, पृथ्वी की सतह का हिलना और इनकी इस स्थैतिक अवस्था में, इनके इस स्टैटिक पोजीशन में आने वाला बदलाव, इसको हम क्या कह रहे हैं? भूकंप कह रहे हैं। या नॉर्मल शब्दों में सिंपली कह लो कि पृथ्वी की सतह का हिलना क्या कहलाएगा? भूकंप कहलाएगा। आप इमेजिन करो कि मान लीजिए कि अगर आप किसी एक तालाब में कोई पत्थर ऐसे उछाल देते हैं, है ना, तो जब आप किसी तालाब में पत्थर फेंकते हैं तो उस पत्थर के फेंकने की वजह से तालाब में जल तरंगे उत्पन्न होंगी, वाटर रिपल्स उत्पन्न होंगे ना, तरंगे उत्पन्न होंगी पानी में। ठीक है, और आप पाएंगे कि ये तरंगे जो हैं ऐसे गोल गोल चारों ओर ट्रेवल करेंगी। ठीक है, तालाब के हर किनारे तक ये तरंगे पहुंचेंगी, है ना। अब यहां सवाल आपसे ये पूछा जाए कि ये तरंगे सबसे पहले कहां पहुंचेंगी भाई? तो ये तरंगे सबसे पहले उस किनारे पे पहुंचेंगी जो जहां पत्थर फेंका गया था उस जगह से सबसे नजदीक है। ठीक है, तो जहां पत्थर फेंका गया था उस जगह से जो सबसे नजदीकी जगह होगी वहां पर ये तरंगे सबसे पहले पहुंचेंगी। इसी एग्जाम्पल को आप अर्थक्वेक पे सेट कर सकते हैं, अर्थक्वेक को भी इससे समझ सकते हैं। आप समझिए कि पृथ्वी के अंदर कहीं कोई गतिविधि हुई, है ना, और इस गतिविधि से पूरी धरती पे इस प्रकार की तरंगे जो हैं उठी, अंदर ही अंदर चारों ओर ये तरंगे पहुंची। ठीक है, और ये तरंगे सबसे पहले जिस स्थान पे पहुंचेंगी, सबसे पहले इस भूकंप का असर जो है उसी स्थान पे होगा। सबसे पहले धरती यहीं हिलेगी भाई जहां ये तरंगे सबसे पहले पहुंचेंगी, है ना। और कहाँ ये सबसे पहले पहुंचेंगी? तो जो जगह इस केंद्र के सबसे नजदीक है ना, जहां से ये गतिविधि शुरू हुई थी उसके सबसे नजदीकी जो जगह है वहीं पर ये तरंगे सबसे पहले पहुंचेंगी। तो पृथ्वी के अंदर जहां से भूकंप की शुरुआत होती है इन जगहों को हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं फोकस। क्या कहेंगे इसको हम? फोकस। हिंदी में केंद्र कहेंगे या दूसरे शब्द में इसको हम भूकंप मूल भी कहते हैं। ठीक है, और वो जगह जहां पर ये तरंगे सबसे पहले पहुंचेंगी, है ना, इस जगह को जो है हम एपी सेंटर कहते हैं या अधिकेंद्र कहते हैं। एपी सेंटर या अधिकेंद्र कहते हैं। और ये अधिकेंद्र जो होता है ये फोकस पे 90 डिग्री पे स्थापित होता है। ठीक, परपेंडिकुलर होता है। अधिकेंद्र जो होता है यह फोकस के लंबवत होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर होता है, ये ध्यान रखना है आपको। तो जब भी कहीं भूकंप आता है तो धरती के अंदर जहां से भूकंप उठता है उस जगह को हम फोकस कहते हैं,
और इस भूकंप का प्रभाव धरती की सतह पर जहां सबसे पहले होगा उस जगह को हम एपिसेंटर कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं, है ना। और एपिसेंटर जो होता है ये फोकस पर लंबवत होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। देखिए अब कुछ एक बेसिक जानकारियां आपको पहले से पता होंगी, है ना, कि भूकंप विज्ञान को हम सीस्मोलॉजी कहते हैं, ठीक है। भूकंपीय तरंगों को हम सीस्मिक वेव्स कहते हैं। भूकंप को नापने वाला जो यंत्र होता है जो भूकंपीय तरंगों को दर्ज करता है, इस यंत्र को जो है हम सीस्मोग्राफ कहते हैं या भूकंप मापी यंत्र कहते हैं। तो ये तो बेसिक जानकारियां जो हैं आपने पहले से ना शुरुआती क्लासेस से ही पढ़ रखी हैं, ठीक है। आइए भूकंपीय तरंगों को देखते हैं। जैसे एक बार इसको ऐसे समझ लीजिए कि जब कहीं भी भूकंप उठेगा तो भूकंपीय तरंगे पूरी धरती में, है ना, ट्रैवल करेंगे, पूरी धरती में यात्रा करेंगे और एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक पहुंचेंगे ये भूकंपीय तरंगे, ठीक है। देखिए हेडिंग डालेंगे हम भूकंपीय तरंगे। भूकंपीय तरंगे, सीस्मिक वेव्स। सीस्मिक वेव्स। देखिए यहां पहले तो ये समझना है कि जब भी कहीं पे धरती पे अंदर किसी फोकस से भूकंप उत्पन्न होगा तो भूकंपीय तरंगों को जो है हम मोटा मोटा दो भागों में बांट सकते हैं। पहले तो वो तरंगे जो धरती के अंदर चलती हैं और दूसरे वो तरंगे जो धरती की सतह पर चलती हैं, ठीक है। तो इन तरंगों को जो धरती के अंदर चलती हैं इनको हम बॉडी वेव्स कहते हैं। इन तरंगों को हम क्या कहते हैं? बॉडी वेव्स कहते हैं या आंतरिक तरंगे कह सकते हैं, है ना, इंटरनल वेव्स कह सकते हैं, सीस्मिक वेव्स, ठीक है। बॉडी वेव्स कहेंगे, ये धरती के अंदर चलने वाली तरंगे हैं। जो सतह पे तरंग चलती है इसको हम सरफेस वेव कहेंगे भाई, इनको हम सरफेस वेव्स कहेंगे या धरातलीय तरंगे कहेंगे। तो विभाजन का एक तो ये तरीका हुआ, धरातलीय तरंगे। जो बॉडी वेव्स होती हैं, जो अंदर चलने वाली तरंगे होती हैं, है ना, ये मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। एक है जिनको हम पी वेव्स कहते हैं, पी वेव्स, और दूसरी हैं जिनको हम एस वेव्स कहते हैं। एक हो गई पी वेव्स और दूसरी हो गई एस वेव्स, ठीक है। और जो धरातलीय तरंगे होती हैं इन तरंगों को हम एल वेव्स कहते हैं या लॉन्ग वेव्स कहते हैं, ठीक है। लॉन्ग पीरियड वेव्स कहते हैं, जिससे एल निकल के आया है ना, लंबी अवधि की तरंगे कहते हैं, ठीक है। तो ये एक डिवीजन हो गया कि भूकंपीय तरंगे जो है बेसिकली दो प्रकार की होती हैं, आंतरिक यानी कि बॉडी वेव्स, दूसरी सरफेस वेव्स यानी धरातलीय तरंगे। और बॉडी वेव्स भी फर्दर दो तरीके की होती हैं, पी और एस, और धरातलीय तरंगों में एक है आपकी एल वेव्स, ठीक है, लॉन्ग वेव्स। इनको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सबसे पहली टी वेव्स। टी वेव्स को जो है हम प्राइमरी वेव्स भी कहते हैं। टी जो वर्ड आया है ये प्राइमरी से आया है, इसको आप इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो प्राथमिक तरंगे कहते हैं। कैसी तरंगे हैं? तो प्राथमिक तरंगे हैं, ठीक है। अच्छा, प्राथमिक तरंगों की खासियत क्या होती है भाई? तो प्राथमिक तरंगे जो होती हैं, एक तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि ये जो है ये कंप्रेशनल फोर्सेज होती हैं। कंप्रेशनल कहने का अर्थ हुआ कि संपीड़नात्मक तरंगे होती हैं। एक एक करके प्रॉपर्टीज इनकी हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो प्राथमिक तरंगे हैं ये संपीड़नात्मक होती हैं। संपीड़नात्मक कहने का मतलब हुआ जो दबाती हो, है ना, दबाती हुई चलती हैं। जब ये चलेंगी तो चट्टानों को ऐसे दबाती हुई चलेंगी, उनका कंप्रेशन करते हुए चलेंगे, है ना, संपीड़नात्मक कहेंगे या कंप्रेशनल कहेंगे इनको, ठीक है। दूसरी चीज कि ये जो होती हैं दीज आर एनालॉगस टू साउंड वेव्स। ये कैसी होती हैं? तो ध्वनि तरंगों की भांति चलती हैं। ध्वनि तरंगों की भांति चलती हैं। और ध्वनि तरंगे कैसी होती हैं भाई? तो आप जानते हैं कि लॉन्गिट्यूडिनल होती हैं। ध्वनि तरंगे कैसी होती हैं? लॉन्गिट्यूडिनल होती हैं, यानी अनुदैर्ध्य होती हैं। तो पी तरंगे भी कैसी होती हैं भाई? अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती हैं, ठीक है।
आगे देखेंगे कि इनकी गति जो है सर्वाधिक होती है, यानी जितने भी प्रकार की हम भूकंपीय तरंगे देखते हैं इनकी गति कितनी होती, कैसी होती है, तो सर्वाधिक होती है। और ये 6 से लेके 14 किलोमीटर पर सेकंड तक हो सकती हैं। 6 से लेके 14 किलोमीटर पर सेकंड तक की गति प्राप्त कर सकती हैं। और ये गति अधिक या कम किस बात पर डिपेंड करेंगे, किस पर निर्भर करेगी, तो जिस चट्टान से ये तरंगे गुजर रही हैं, है ना, उन पदार्थों या चट्टानों की के घनत्व पर निर्भर करेगा। यानी अगर हाई डेंसिटी की रॉक से ये तरंगे चलेंगी तो इनकी स्पीड बढ़ जाएगी, और लो डेंसिटी के क्षेत्र में अगर चलेंगी तो इनकी गति जो है कम हो जाएगी। ठीक है। लास्ट एक पॉइंट और इनके बारे में जानना है कि जो पी वेव्स होती हैं ये ठोस, तरल तथा गैस, है ना, तीनों माध्यमों में यात्रा कर सकती हैं। क्या कहेंगे कि दीज वेव्स कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस मीडियम्स, है ना। तो ये जो है ठोस, तरल एवं गैस तीनों माध्यमों से यात्रा कर सकती है। तो ये तो हुई आपकी पी वेव्स। दूसरी वेव्स देखते हैं, बॉडी वेव्स में ही दूसरी कौन सी वेव्स थी हमारी, तो देखते हैं एस वेव्स। एस वेव्स, एस का अर्थ क्या है, सेकेंडरी। ये कहां से निकल के आया है, तो सेकेंडरी। इनको हम द्वितीयक तरंगे भी कहते हैं, द्वितीयक तरंगे भी कहते हैं। ठीक है। आगे देखेंगे कि इनको जो है हम ट्रांसवर्स, ये कैसी वेव्स हैं, तो ट्रांसवर्स वेव्स हैं या अनुप्रस्थ तरंगे हैं। अनुप्रस्थ तरंगे हैं। और प्रकाश तरंगों की भांति होती हैं या लाइट वेव्स की भांति होती हैं, या कह लें कि जल तरंगों की भांति होती हैं। जल तरंगों की भांति, जल तरंग को इंग्लिश में क्या कहेंगे आप, तो वाटर रिपल्स कहेंगे। ठीक है। वाटर रिपल्स की भांति होती हैं। ठीक है। ये तरंगे जो हैं वाटर रिपल्स की भांति होती हैं, प्रकाश तरंगों की भांति चलती हैं। ट्रांसवर्स हैं, इनको हम आड़ी तरंगे भी कहते हैं, तिरछी तरंगे भी कहते हैं। आड़ी मतलब तिरछी होती है। तिरछी क्यों कहते हैं इनको हम, कि ये तरंगे जब चलती हैं तो इस तरंग के चलने की जो दिशा होती है, इस तरंग के साथ पार्टिकल्स का मूवमेंट जो है इसके ठीक अपोजिट दिशा में होता है। समझ रहे हैं। तो यानी ये तरंगे जब चलती हैं तो तरंगे तो चलती हैं, साथ ही साथ चट्टानों को, है ना, चट्टानों को जो है कुछ यूं ऐसे उठाती और गिराती हुई चलती हैं। ठीक है। तो इनके चलने की दिशा, इनकी चलने की, है ना, तरीके के आधार पर इनको हम ट्रांसवर्स वेव्स कह रहे हैं, है ना, या आड़ी या तिरछी तरंगे कह रहे हैं। ठीक है। इनकी गति जो है स्पीड मीडियम होती है। स्पीड कैसी होगी, मीडियम होती है। और मान के चलिए कि लगभग 4 से 6 किलोमीटर पर सेकंड के, ठीक है, बीच में इनकी गति होती है। क्लियर है। लास्ट में एक पॉइंट इसमें यह देखना है कि यह जो है केवल ठोस माध्यम में यात्रा कर सकती हैं। यह तरंगे केवल ठोस माध्यम में यात्रा कर सकती हैं, लिक्विड माध्यमों में यह तरंगे यात्रा नहीं कर पाती। ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे आएंगे कौन सी तरंगे रह गई भाई, तो एल वेव्स। तीसरे प्रकार की कौन सी तरंगे पढ़नी है हमको, एल वेव्स। एल वेव्स जो हैं लॉन्ग पीरियड वेव्स भी कहलाती हैं, लॉन्ग पीरियड वेव्स भी कहते हैं इनको हम, लंबी अवधि की तरंगे कहते हैं, लंबी अवधि की तरंगे। और चूंकि ये लॉन्ग पीरियड वेव्स होती हैं, है ना, तो इस वजह से होता क्या है कि यह तरंगे जो हैं दूर तक चलने में सक्षम है, दूर तक यात्रा करती हैं, है ना। These waves
cover long distances. These waves cover long distances. दूर तक यात्रा करती हैं और साथ ही साथ जल एवं थल दोनों पर प्रभाव डालती हैं, दोनों पर प्रभाव डालती हैं। ठीक है, और इससे पहले कि ये सारी चीजें जो आप पढ़ रहे हैं दिमाग में ये भी रखना है, ये कैसी हैं, ये तो सरफेस वेव्स है ना, धरातलीय तरंगे है ना, एल वेव्स। एकदम अभी शुरुआत में ही हम लोगों ने देखा था ये कैसी तरंगे हैं, तो धरातलीय तरंगे हैं। और धरातल पर सतह पर जल एवं थल दोनों पर प्रभाव डालती हैं और बहुत दूर तक ट्रेवल करती हैं ना। ये छोटी दूरी तक जाने वाली तरंगे नहीं बल्कि बहुत लंबी दूरी प्राप्त करने वाली तरंगे हैं, है ना। तो इसको कहेंगे एंड अफेक्ट बोथ लैंड एंड वाटर, लैंड एंड वाटर। ठीक है, अच्छा एक चीज और ध्यान रखनी है कि गति जो है न्यूनतम होती है इनकी, स्पीड जो है मिनिमम होती है। तीनों तरंगों में सबसे कम स्पीड जो है इनकी होती है, अप टू 3 किलोमीटर तक जा सकती हैं, अप टू 3 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड होती है इनकी। ठीक है, और ये सर्वाधिक हिंसक, ठीक है, एवं विनाशकारी होती हैं। ठीक है, मोस्ट वायलेंट एंड डिस्ट्रक्टिव होती हैं, मोस्ट वायलेंट एंड डिस्ट्रक्टिव होती हैं। ठीक है, कई बार एक शब्द और मिलता है, हम कहते हैं कि इन तरंगों को जो है हम एल वेव्स भी कहते हैं, एल वेव्स यानी लव वेव्स भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ गड़बड़ हो जाएगी, एल वेव्स लव वेव्स जब कह रहे हैं। ठीक है, लव वेव्स कहने के पीछे का कारण क्या है कि एक वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक का नाम था एच.डी. लव, एच.डी. लव। और एच.डी. लव साहब ने इन तरंगों को है ना खोजा, इसलिए इन तरंगों को जो है लव वेव्स भी कहते हैं। लेकिन यहाँ लव वेव्स कहने के पीछे ये कारण बिल्कुल नहीं है कि ये बड़ी ही प्यारी सी तरंगे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तरंगे जो है सबसे ज़्यादा हिंसक और सबसे विनाशकारी है ना। तो मोस्ट डिस्ट्रक्टिव ऑफ ऑल द सीज्मिक वेव्स कौन सी हैं? एल वेव्स, है ना। और सही भी है भाई, ठीक, लव वेव्स मोस्ट डिस्ट्रक्टिव, ठीक है, समझ सकते हो, क्लियर है, ये वेव्स है। अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि इन वेव्स को समझने के बाद इससे हम धरती की आंतरिक संरचना की जानकारी कैसे प्राप्त करते हैं, क्या जान जाएंगे भाई? अगर तरंगे जान गए तो इससे हम धरती की आंतरिक संरचना की जानकारी कैसे ले सकते हैं? ठीक है, तो आइए समझते हैं कि भूकंपीय तरंगे और पृथ्वी की आंतरिक संरचना का संबंध क्या है? ठीक है, रिलेशन क्या है? रिलेशन बिटवीन सीस्मिक वेव्स एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ क्या है भाई? देखिए, सबसे पहला पॉइंट जिस पे आपको ध्यान देना है वो ये है कि ये तरंगे जो है, जब हम इन तरंगों को दर्ज करते हैं, जब भी कहीं भूकंप आता है ना, और इन तरंगों को जब हम रिकॉर्ड करते हैं एक सीस्मोग्राफ पे, तो हम पाते हैं कि ये तरंगे कभी भी सीधी रेखा में यात्रा करती हुई दिखाई नहीं पड़ती, सीधी रेखा में यात्रा नहीं करती। ठीक, डू नॉट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट पाथ, डू नॉट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट पाथ। ठीक, इनका रास्ता कभी सीधा नहीं होता। ठीक है, हमेशा एक कर्व्ड पाथ अपनाती है, कर्व्ड पाथ यानी मुड़ा हुआ, है ना, रास्ता अपनाती हैं। और इस इनके रास्ते में जो ये मोड़ आ रहा है, कर्व आ रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है? तो रिफ्रैक्शन है। रिफ्रैक्शन का अर्थ क्या होता है? अपवर्तन। इसको समझिए कि क्यों इनका रास्ता सीधा नहीं, कि जब भी कोई भूकंपीय तरंग धरती के अंदर से ट्रेवल कर रही है, यात्रा कर रही है, तो इसका रास्ता सीधा
क्यों नहीं है, क्यों इसका रास्ता मुड़ा हुआ दिखाई देता है हमको, तिरछे यात्रा करती हुई क्यों दिखाई देती हैं। तो आपने 11वीं और 12वीं की फिजिक्स में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिसको हम कह रहे थे रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन कहने का अर्थ हुआ अपवर्तन। अपवर्तन का अर्थ क्या हुआ कि जब भी कोई तरंग, बस ध्यान से एक बारी में इसको सुन लीजिएगा, कि जब भी कोई तरंग है ना यात्रा करती है और इसकी यात्रा के दौरान है ना, जब माध्यम के घनत्व में बदलाव होता है, घनत्व में बदलाव होता है, कि जैसे मान लीजिए कि कोई रे ऑफ लाइट है ना, प्रकाश की तरंग है ना, और प्रकाश की तरंग जो है वो एटमॉस्फेयर में यात्रा कर रही है भाई, है ना, और एटमॉस्फेयर में यात्रा करते करते इसके सामने अगर हम एक शीशे का बड़ा सा टुकड़ा रख दें, स्लैब रख दें, तो ये शीशे में जब प्रवेश करेगी तो घनत्व बदल जाएगा। हवाओं के मुकाबले शीशे के अंदर का घनत्व अधिक होगा, घनत्व में परिवर्तन होगा, और जब घनत्व में परिवर्तन होगा तो इसके रास्ते में भी थोड़ा सा परिवर्तन होगा। ये क्या होगा कि ये नॉर्मल की ओर मुड़ जाएगी। किधर मुड़ जाएगी, तो थोड़ा सा अंदर की ओर मुड़ जाएगी। ये रिफ्रैक्शन था, है ना, एक्सपेरिमेंट किया था आपने 10वीं 11वीं की क्लासेस में ना, स्लैब, ग्लास स्लैब रख के एक्सपेरिमेंट किया था ना, पिन लगा के। तो ये वही वाला बता रहा है कि जब भी कोई तरंग यात्रा करती है और इस तरंग की यात्रा के दौरान माध्यम के घनत्व में बदलाव आता है तो इसके रास्ते में भी बदलाव आ जाता है। तो देखो, जब हम कह रहे हैं कि भूकंपीय तरंगें सीधी रेखा में यात्रा नहीं करती हैं, तो इसका क्या अर्थ निकल के आ रहा है कि रास्ते में रिफ्रैक्शन हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है, इसीलिए इनका रास्ता तिरछा हो जा रहा है। और रिफ्रैक्शन क्यों आ रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि घनत्व में बदलाव आ रहा है। समझ आया? तो इन भूकंपीय तरंगों के माध्यम से पहली जानकारी हमें क्या मिली धरती के आंतरिक संरचना के बारे में, कि धरती के अंदर लगातार घनत्व में बदलाव देखने को मिलता है, और इसी घनत्व में होने वाले बदलाव के कारण जो है यह भूकंपीय तरंगों का मार्ग में बदलाव आता है और ये तिरछी चलती हैं, कर्व्ड पाथ अपनाती हैं, है ना, सीधी रेखा में यात्रा नहीं करती। क्लियर है इतना? दूसरा, तो एक तो ये निष्कर्ष निकाला हमने, है ना। दूसरा क्या निष्कर्ष निकालेंगे हम, तो देखिए जब गति के आधार पर गति के आधार पर भूकंपीय तरंगों को 3 समूहों में बांटते हैं, 3 समूहों में बांटते हैं, ठीक है, 3 ग्रुप्स में बांटते हैं। एक ग्रुप होता है जिसका नामकरण थोड़ा सा अटपटा लगेगा, एक ग्रुप होता है जिसको हम पीएस ग्रुप कहते हैं, ठीक है। एक ग्रुप होता है जिसको हम पीजीएसजी ग्रुप कहते हैं, ठीक है। और एक ग्रुप होता है जिसको हम पी स्टार एस स्टार ग्रुप कहते हैं। ये एकदम शुरू में ही आपने लिख लिया कि किस आधार पे है, स्पीड के बेसिस पे। देखिए, जब हम ये तरंगे है ना पी और एस तरंगे जब प्राप्त करते हैं धरती के अंदर, तो एक खास चीज देखने को मिलती है, ध्यान देना, है ना। एक खास चीज देखने को मिलती है कि मान लीजिए अगर ये हमारी धरती है, तो धरती का जो ये ऊपर वाला हिस्सा होता है, ठीक है, धरती का ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, यहां पे पी जी और एस जी प्रकार की पी और एस तरंगे प्राप्त होती हैं। ये ग्रुप हमने किस आधार पर बांटा भाई, गति के आधार पर, है ना। और पी जी और एस जी कहने का मतलब होता है कि इन तीनों समूहों में मिनिमम स्पीड किसकी होती है, तो पी और जी ग्रुप की होती है। और ये कहाँ मिलती हैं, तो इस क्षेत्र में मिलती हैं, ऊपर वाले क्षेत्र में मिलती है। इस ग्रुप की स्पीड जो है मैक्सिमम होती है, ये मैक्सिमम स्पीड वाली तरंगे हैं, और ये कहाँ मिलती हैं, तो यहाँ मिलती हैं, है ना। और ये जो होती हैं ये मीडियम स्पीड वाली तरंगे होती हैं, और ये कहाँ मिलती हैं भाई, तो पी स्टार एस स्टार, ये यहां मिलती हैं, ठीक है। दीजिए इस पे थोड़ा सा दिमाग लगाइए तो क्या समझेंगे।
ये जो तीन समूहों में हमने बांटा पी और एस को गति के आधार पे, तो इसमें से सबसे कम गति वाली जो तरंगे हैं पी जी और एस जी, ये कहाँ मिलती हैं? तो ऊपर वाली परत में मिलती हैं, ऊपर वाले हिस्से में। जो मीडियम स्पीड वाली हैं वो बीच वाले हिस्से में, और जो मैक्सिमम स्पीड वाली होती हैं वो कहाँ मिलती हैं? तो अंतरतम, है ना, आंतरिक हिस्से में मिलती हैं। तो इससे हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं भाई? इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो ऊपर वाला हिस्सा है इसका घनत्व तो कम है, इसीलिए इन तरंगों की स्पीड भी कम है। जो बीच वाला हिस्सा है इसका थोड़ा ज्यादा है तो स्पीड बढ़ गई, और अंदर जो है घनत्व तो सबसे अधिक है, इसलिए यहां पर तरंगों की स्पीड सबसे अधिक है। तो ये जानकारी मिल गई हमको हमारी धरती की आंतरिक संरचना की, है ना। और जहां से इस स्पीड में बदलाव आएगा वहां से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ एक परत समाप्त हुई और दूसरी परत शुरू हो गई। क्लियर हुआ? देखिए, एक लास्ट चीज और हम पता कर पाते हैं इन तरंगों के माध्यम से। एक खास चीज क्या देखने को मिलती है, एक टॉपिक आएगा इसमें, शैडो जोन, छाया क्षेत्र, छाया क्षेत्र। ठीक है, देखिए हम क्या समझते हैं, हम देखते क्या है कि जब मान लीजिए कहीं पे भूकंप आया, है ना, तो जहां पे भूकंप आएगा उस जगह को हम क्या कहेंगे भाई? फोकस। और इस भूकंप का सबसे पहले प्रभाव जहां होगा उसको हम क्या कहेंगे? एपी सेंटर। यानी ये जो है भूकंप मूल है, केंद्र है, और ये क्या है? ये जगह क्या है? तो ये जगह अधिकेंद्र है। ठीक है, भूकंप मूल और अधिकेंद्र, है ना। अब आप पाएंगे कि इस फोकस से जैसे ही भूकंप आएगा तो पी एस, है ना, दोनों प्रकार की भूकंपीय तरंगे जो है पूरी धरती में चारों ओर फैल जाएंगी भाई, है ना। जैसे ही भूकंप आएगा वैसे ही ये चारों ओर फैलेंगी। लेकिन हम एक खास चीज देखते हैं कि इस अधिकेंद्र और फोकस से 103 डिग्री, 103 डिग्री इधर और 103 डिग्री इधर, है ना। ये कई जगहों पे 105 डिग्री भी मिलेगा, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। 103 से 105 डिग्री के बाद वाला जो क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र में एस तरंगे दिखाई देना बंद हो जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये एस वेव्स, ऐसे इमेजिन करिए ये एस वेव्स हैं और यहाँ पे भूकंप आया, तो जब भूकंप आएगा तो पी और एस वेव्स जो है धरती में चारों ओर फैल जाएंगी। लेकिन एक खास चीज देखने को क्या मिलती है कि 103 से 105 डिग्री एंगल के बाद ये तरंगे इस क्षेत्र में दिखाई देना बंद हो जाती हैं, और ये क्षेत्र जो है एस तरंगों का छाया क्षेत्र कहलाता है ना। क्या कहेंगे इसको हम? शैडो जोन ऑफ एस वेव्स, शैडो जोन ऑफ एस वेव्स, एस तरंगों का छाया क्षेत्र कहेंगे। अच्छा, एक और चीज देखिए, ये तो एस वेव्स की चर्चा कर ली हम लोगों ने, और हम क्या पाते हैं कि जैसे मान लीजिए कि सेम कंडीशन में कि अगर कहीं पे भूकंप आया, है ना, कहीं पे भूकंप आया तो एस और पी, है ना, दोनों वेव्स निकलेंगी। मान लीजिए यहाँ पे भूकंप आया और भूकंप आते ही एस वेव्स, पी वेव्स, है ना, जनरेट हुई और पूरी धरती पर फैल गई भाई, है ना। ठीक है, तो एस वेव्स हमने जो है उस दूसरे वाले डायग्राम में देख लिया। हम पी वेव्स की चर्चा करते हैं कि पी वेव्स जो है चारों ओर गई। इनके साथ भी एक विशेष चीज देखने को मिलती है कि जब पी वेव्स भी पूरी धरती में चारों ओर फैल जाती हैं तो एक क्षेत्र मिलता है हमको कि ये तरंगे जो है ना, ये तरंगे ध्यान दीजिएगा कि 103 डिग्री से लेके 145 डिग्री, इसको आप 142 से 145 कहिए और इसको 103 से 105 डिग्री कहिए, और इस साइड भी 103 से 105 डिग्री और इधर भी 142 से लेके 145 डिग्री। ठीक है, तो खास चीज क्या देखने को मिलती है हमको कि जैसे एस वेव्स का एक छाया क्षेत्र मिला था, एक शैडो जोन मिला था, वैसे ही पी वेव्स का भी एक शैडो जोन मिलता है। लेकिन ये शैडो जोन उतना बड़ा नहीं है जितना कि एस वेव्स का है। यहां हम ये पाते हैं कि एस वेव्स धरती को पार कर ही नहीं रही हैं, लेकिन पी वेव्स जो है धरती को पार करके पहुंच रही हैं, है ना। पी वेव्स धरती को पार करके दूसरे सिरे पर पहुंचने की क्षमता रखती हैं।
ठीक है, इनका एक छाया क्षेत्र है, इनका पूरा का पूरा छाया क्षेत्र जो है 103 से शुरू हो जाता है। इससे हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं? इससे क्या निकला? देखिए, जब हम PS वेव्स पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने एक चीज़ नोट की। क्या नोट किया भाई? हमने देखा था कि S वेव्स जो हैं केवल ठोस माध्यम से चल सकती हैं, जबकि P वेव्स जो हैं ठोस, तरल और गैस, है ना, तीनों माध्यमों में यात्रा कर सकती हैं। तो इससे हम इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। देखो क्या अंदाजा लगाएं भाई कि अगर S वेव्स नीचे पहुंच ही नहीं रही हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि धरती के अंदर, है ना, धरती के अंदर कहीं कोई ऐसा क्षेत्र है जो तरल है। कैसा क्षेत्र है भाई? लिक्विड क्षेत्र है। और इसी वजह से ये S वेव्स जो है इसी लिक्विड वाले पोर्शन में जाके एब्जॉर्ब हो जा रही हैं, नीचे तक नहीं पहुंच रही हैं। तो इन तरंगों के माध्यम से एक जानकारी और मिल गई हमको, है ना, कि एक तो ये कि कहाँ पर परतें बदलेंगी भाई, कैसे घनत्व में बदलाव आएगा, और लास्ट में हमें क्या पता चल गया कि धरती के अंदर चारों ओर ठोस पदार्थ नहीं है, कुछ पदार्थ या कुछ परतें ऐसी भी हैं जो तरल अवस्था में है, लिक्विड स्टेट में है, और इसीलिए S वेव्स जो हैं पूरी धरती पर चारों ओर पहुंचती हुई दिखाई नहीं देती है। क्लियर हो गया? तो ये S वेव्स, है ना, या भूकंपीय तरंगों के माध्यम से हमने धरती की जानकारी ली भाई, है ना, कि कैसे हम धरती की आंतरिक संरचना को समझते हैं। ये इस धरती की आंतरिक संरचना की इस चैप्टर को हम जो है 2 भागों में बांटेंगे। आंतरिक संरचना को पहला पार्ट जो था सोर्सेस समझना था, है ना। देखिए, चूंकि हमने भूकंपीय तरंगें पढ़ ली, है ना, तो फर्दर क्लासेस में जब हम भूकंप पढ़ेंगे, है ना, तो भूकंपीय तरंगों पर दोबारा नहीं पढ़ेंगे ना, भूकंपों का वितरण पढ़ेंगे, है ना, क्या प्रभाव होते हैं, कैसे मापते हैं, कहाँ आते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। लेकिन भूकंपीय तरंगे हम मान के चलेंगे कि आपने अभी समझ लिया, और उसको फर्दर जो है हम क्लासेस में रिपीट नहीं करेंगे, इसको ध्यान रखना है ना। और नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो इसी से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। स्रोत पढ़ लिए हम लोगों ने, स्रोत पढ़ लिया। अब बारी है कि धरती की आंतरिक संरचना है कैसे, है ना, कौन कौन सी परतें हैं, उनकी विशेषताएं क्या है, खासियतें क्या है, ये जानने की बारी है ना। तो इसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।